नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश वन दरोगा के बारे में, जिसकी मुख्य परीक्षा आगामी समय में होने वाली है। तो काफ़ी सारे दोस्तों के मन में ये सवाल चल रहा है कि सर कितना परसेंटाइल वाले बच्चे यहाँ पर सेफ हैं और कितने नंबर होने चाहिए कि हम मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाए, है ना। और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट पेंडिंग में चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे अच्छे से दोस्तों। सारे टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत वीडियो आप देख देख के थक गए होंगे, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो इसके ऊपर बनी, कट ऑफ ये रह सकती है, इतने परसेंटाइल वाले सेफ हैं। तो आप इस वीडियो को भी देखिए दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप सारे प्रश्नों के जवाब आपके इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितने कट ऑफ और कितने परसेंटाइल वाले बच्चे सेफ हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाने हैं, तो आपको पता तो है यहाँ पर कि 701 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी और नोटिफिकेशन के माने तो 15 गुना वो बोल रहा है कि 15 गुना टोटल वैकेंसी के हम पास करेंगे, यानी कि 15 करेंगे तो 15 सत्ते 105, 10,005 लड़के यहाँ पर क्वालिफाई इसको करने चाहिए। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पिछली बार जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी, पूर्ति निरीक्षक की परीक्षा हुई थी, तो लेखपाल में 30% लिया था, पूर्ति निरीक्षक में 28 के आसपास कुछ लिया था, ठीक है ना। तो अब देखिए वहां पर क्या था, सिर्फ एक मुख्य परीक्षा थी, उसके बाद फाइनल मेरिट आनी है लेखपाल की, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, मुख्य परीक्षा होगी, फिर आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा यहाँ पर, जो कि फिजिकल और यहाँ पर रेस वगैरह जो आपकी सब होनी, क्योंकि इसमें हाइट चेस्ट पूरा फिजिकल है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मन कह रहा है, हालांकि मन से यूपी ट्रिपल एससी किसी के कुछ नहीं मानता है, कम से कम यहाँ पे 50 गुना बच्चे क्वालिफाई करने चाहिए। क्योंकि ये जो रेस देख रहे हैं ना, 25 किलोमीटर की रेस, फिर ये चेस्ट हाइट, ये थोड़ा सा दोस्तों एक तीसरा स्टेप इसमें जो जुड़ जाता है, उसके हिसाब से कम 50 गुना बच्चों को क्वालिफाई करना चाहिए, जिससे कि कम परसेंटाइल वालों को भी मौका मिल जाए। अगर हम 30% भी मान के चले तो दोस्तों 21,000 बच्चों को तो मौका यहाँ पर मिलना ही चाहिए। और आपको ये भी पता होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिखी हैं कि सर आपने इसकी योग्यता के बारे में नहीं लिखा। योग्यता भी आपको पता, जो चीज़ें नोटिफिकेशन में आ चुकी है वो चीज़ें तो लगभग आपको पता ही होंगी, उसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी यहाँ पर। और ये वैकेंसी ऐसे कहा जाता है, ये एक सिंपल वैकेंसी नहीं है, ये एक स्पेशल वैकेंसी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया था। जैसे आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका हो, फाइनल में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहा हो, है ना, फिजिक्स या मैथ रहा हो, केमिस्ट्री या मैथ रहा हो, तो इस तरीके से ना कंबाइंड सब्जेक्ट मांगे गए थे। उसके साथ आपसे बीटेक वगैरह वाले छात्रों को भी यह मौका दिया था। पशु चिकित्सा में अगर किसी ने स्नातक किया उसको भी मौका दे दिया गया था। अब बहुत सारे ग्रेजुएट बच जाते हैं यहाँ पे, जैसे बीए वाले बच जाते हैं, बीकॉम वाले, बीबीए वाले, बीसीए, एमसीए, इनको मौका दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक स्पेशल वैकेंसी हम इसको मान के चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, एक गैस है दोस्तों, सब लोग अपना अपना गैस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरी संभावना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और फीमेल, कम से कम दोस्तों यहाँ पे 85 परसेंटाइल ±2, है ना। इतने बच्चों को, लगभग इतने परसेंटाइल वाले बच्चों को क्वालिफाई किया जाना संभव है। और ±2 का मतलब हो सकता है ये 83 या 80 के आसपास भी ले ले, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेगा। वो बहुत सारे कारण हैं, जब आपकी मेरिट या शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तो आप देख ही लेंगे। इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं, मतलब परसेंटाइल बन रही है, नंबर नहीं है परसेंटाइल है, अगर इतने परसेंटाइल के बीच में अगर ये परसेंटाइल बनेगा दोस्तों, आपका लगभग 62, 63, 61, 62 के आसपास नंबर पर ये परसेंटाइल आपका बन जाएगा। तो इस कैटेगरी में दोस्तों अगर आप 61-62 नंबर रखते हैं, अपने 60 से प्लस आपके नंबर हैं, तो आपके पूरे चांस है कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे एससी और एसटी की हम बात कर लें दोस्तों, तो 80 ±2 अगर परसेंटाइल एससी एसटी कैटेगरी, एसटी का थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन एससी एसटी को हम एक ही साथ ले लेते हैं, तो मान के चलो 80 परसेंटाइल अगर इनका है, तो यहाँ पे 80 परसेंटाइल 58-57 नंबर पे आराम से बन जाएगा। इतने नंबर आपके होने चाहिए तो आप मुख्य परीक्षा के लिए आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, इनकी और ज़्यादा परसेंटाइल कम हो जाएगी, तो इनके 75 ± यहाँ पे 70 परसेंटाइल इनको, क्योंकि ये बच्चों की संख्या काफ़ी कम रहती है, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, तो 70 ±2 परसेंटाइल अगर आप दोस्तों का बन रहा है तो आप देख लेना कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे सर बड़े बड़े यूट्यूबर 70-75 नंबर वालों को सेफ नहीं बता रहे हैं, आप तो ये 85, 62, 63 वालों को यहाँ पर ले आए, तो ये इनका कैसे हो पाएगा। तो देखिए भैया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का मतलब समझिए। सारे बच्चे जो 80, 85, 82, 83 नंबर या 70, 75 नंबर लेकर के आए हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास ये स्पेशल क्वालिफिकेशन हो या वो इसमें फॉर्म डालने के इंटरेस्टेड हो। 1,31,485 के आसपास लगभग इसमें फॉर्म भरे गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं
वो मायने करते हैं। जब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तो आप भी देखेंगे कि काफ़ी कम परसेंटाइल वाले दोस्तों को भी मौका यहाँ पर मिला है। कुछ लोगों ने पैट दे दिया था कि चलो जो लोअर वगैरह की वैकेंसी आएंगी या ग्रेजुएशन लेवल से और अच्छी वैकेंसी जो आती है लोअर वगैरह की, उनको हम टारगेट करेंगे, लेकिन उनके रडार पे ये वाली वैकेंसी नहीं है। और जिसकी रडार पे ये वैकेंसी उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना, और जिसके पास सारी चीज़ें, उसकी हाइट वगैरह में दिक्कत है, तो फॉर्म तो 1,31,000 लोगों ने डाल दिया। फॉर्म तो सभी लोग डाल सकते हैं, जिसके 0.2 नंबर भी थे उसने भी ये फॉर्म डाला है। तो इस बात को आप ना सोचें कि सर फॉर्म तो इतने पड़े हैं तो 21,000 इसमें से कैसे छाटे जाएंगे। बड़ी आराम से छट जाएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग आते ही सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों तो आप लोग आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। टोटल 26 टॉपिक उसने उठाए हैं, है ना, टोटल 26 टॉपिक उसने उठाए हैं और सारे ही टॉपिक पर्यावरण से संबंधित हैं। कुछ एक टॉपिक कृषि से भी संबंधित है और उत्तर प्रदेश का कृषि आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब उत्तर प्रदेश जीके की जो किताब आती है वो आपके पास होनी चाहिए। ल्यूसेंट की एक पर्यावरण की बुक आती है वो आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको NCERT की जो 9th 8th से लेकर के 10th तक की किताबें पर्यावरण से संबंध, हमारा भूगोल और हमारा पर्यावरण जो आती है एक बुक 8वें 9वें में आती है ना, तो वो किताबें आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इन सबको टॉपिकों को बड़े आसानी से कवर कर सकते हो। बहुत ही इजी सिलेबस है, 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय है और टॉपिक भी आपको बताएंगे कि टोटल यहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे। 26 टॉपिक अर्थात एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन, है ना, सीधा सीधा हो गया भाई। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 26 टॉपिक है तो एक टॉपिक से कम 4 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत अच्छे से टॉपिकों को पढ़ के जाएं। समय आपके पास बहुत है, मई जून से पहले इसकी परीक्षा नहीं होने वाली है। अगर इसकी शॉर्ट लिस्टिंग 15 फरवरी के बाद आ जाती है तो कहा जा रहा है कि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी आ जाती, मतलब 10 फरवरी तक आ जाती, लेकिन कहा जा रहा है कि सचिव साहब जो है वो G20 शिखर सम्मेलन जो होने वाला है उसमें उनकी ड्यूटी लग गई है। मतलब इस तरीके से कुछ सुनने में आ रहा है, जो गुप्त सूत्र है वो इस तरह की जानकारी देते रहते हैं। ये वाली बात आपको क्लियर होगी। परसेंटाइल में अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। अगर इतने हैं तो आप अपना हल्का हल्का पढ़ना शुरू कीजिए। जब शॉर्ट लिस्ट होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप अपनी सीरियस तैयारी में लग जाइए, लेकिन अभी हल्का हल्का आप पढ़ते रहिए। अच्छा, ट्रेनिंग की बात करेंगे। सर ये बंद दरोगा की ट्रेनिंग कितनी होती है? तो बंद दरोगा की ट्रेनिंग जो होती है टोटल 9 माह की होती है। कितनी की होती है? 9 माह की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की जो होती है वो इंस्टीट्यूट पे ट्रेनिंग होती है और 3 माह की जो होती है वो इंडोर ट्रेनिंग होती है ना। इंडोर का मतलब है जंगल में जाकर के जो ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे आपकी परेड वगैरह होती रहती है, उसके बाद आपकी क्लासेस वगैरह यहाँ पे चलती हैं। तो 6 महीने आप इंस्टीट्यूट में रह के करेंगे और 3 महीने आप जो करेंगे इंस्टीट्यूट के बाहर यानी कि जंगलों में जाकर के ये ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है? तो 2 जगह इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं जो बंद दरोगा की ट्रेनिंग कराते हैं। एक तो कानपुर वाला है और एक हस्तिनापुर वाला है जो मेरठ में पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी तक क्या होता था कि बंद दरोगा की वैकेंसी आपने डायरेक्ट नहीं देखी होगी, प्रमोट हो जाते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी हमें देखने को मिली है, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है। तो आप मान के चलें कि अगर यहाँ पे बच्चे 701 हैं तो ये दोनों सेंटर जो हैं ट्रेनिंग वाले, हस्तिनापुर वाला और कानपुर वाला, ये दोनों ही कंसीडर किए जाएंगे। दोनों पे ही थोड़े थोड़े बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाएगी। इतनी बात क्लियर हो जाती है आप लोगों को। 6 महीने की ट्रेनिंग और 3 महीने की ट्रेनिंग यानी कि टोटल 9 महीने की ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक सैलरी जो है वो आपकी मिलती रहती है, कोई डाउट नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो सिविल दरोगा होता है उसको दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान पैसा नहीं मिलता, उसको मात्र 3500 रुपये का 3500 रुपये ही मिलते हैं, जो कि उसके मैस में जमा करा ली जाते हैं। मैस मतलब जो खाना वगैरह मिलता है उसको सिर्फ 3500 रुपये उसको मिलते हैं। सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी आप लगा लीजिए यहाँ पे 2800 ग्रेड पे की ये एक नौकरी 2800 ग्रेड पे है दोस्तों इस नौकरी का। तो 28,000 तो सीधी सीधी सैलरी होगी। फिर इसको आपका फिर आपका इसमें HRA जुड़ जाता है, TA जुड़ जाता है, DA जुड़ जाता है और NPS कट जाता है ना। कुछ महंगाई भत्ता भी आपको दिया जाता है और NPS आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसका 10% काट लिया जाता है। वो कंपलसरी है प्रत्येक कर्मचारी को कटवाना गवर्नमेंट सेक्टर में आजकल। लंबाई की बात करें तो फिजिकल दोस्तों यहाँ पर जो है वो 63 सेंटीमीटर है। मोटा माटी में बता दे रहा हूँ, जनरल OBC SC वालों के लिए यही फिजिकल है और उसके बाद जो ST या महिला है उनके लिए थोड़ा सा हाइट कम है। तो ये 163 टाइप बहुत नॉर्मल हाइट है, सभी की होती है, कोई भी ऐसा नहीं होता है। कुछ एक बच्चे होते हैं जिनकी 163 सेंटीमीटर हाइट नहीं भी होती है, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्राइटेरिया है ये। 79 सेंटीमीटर चेस्ट, यहाँ महिलाओं के लिए भी चेस्ट रखा गया और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो कि बहुत कंपलसरी है, बिल्कुल कॉमन है, कोई डाउट नहीं है। दौड़ की अगर हम बात करें यहाँ पे रेस भी कराई जानी है आपसे। 25 किलोमीटर की पुरुषों से करा ली जाएगी, समय 4 घंटे दे दिया जाएगा। महिलाओं से 14 किलोमीटर ही करा ली जाएगी, 4 घंटे का समय उनको भी दिया जाएगा। यहाँ पर 10 किलो वजन की कोई बाध्यता नहीं है जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड में है। फॉरेस्ट गार्ड में 10 किलो वजन लेकर के भी चलना पड़ता है, यहाँ वजन लेकर नहीं चलना है। बस अपना बैग उठाइए, ईयरफोन लगाइए और अपना फिजिकल कंप्लीट कर दीजिए इस 4 घंटे के अंदर।
तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब कुछ सवाल इधर चल रहे हैं दोस्तों, इन पे हम नज़र मार लेते हैं कि सर इसका जो प्रमोशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं तो दोस्तों 5-7 साल आप नौकरी करिए तो आपको कंसीडर किया जाएगा दरोगा बनाने के लिए। मतलब अगर वैकेंसी आती हैं, पद खाली होते हैं दरोगा के, तो फॉरेस्ट गार्डों को मौका मिल जाता है, लेकिन हर फॉरेस्ट गार्ड को मौका नहीं मिलता 5-7 साल के बाद भी। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रमोट आगे कर दिया जाता है, डिपेंड करेगा कि वैकेंसी दरोगा की खाली हो रही है या फिर नहीं। अच्छा, अब कोई वन दरोगा बना ही है तो वो कहाँ से प्रमोट होगा? तो जब आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बन गए, मतलब सब इंस्पेक्टर बन गए वन विभाग में जाकर के, तो पहला ही आपका जो प्रमोशन है वो डिप्टी रेंजर के लिए हो जाता है ना। डिप्टी रेंजर के लिए कम से कम आपको 10 से 12 साल नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके आप डिप्टी रेंजर बनेंगे। ऐसा नहीं कि 2-4 साल बस दरोगा रहे उसके बाद डिप्टी रेंजर। डिपेंड यहाँ पे भी करेगा कि रेंजर के कितने पद खाली हो, उन लोगों को प्रमोट किया जाता है। क्योंकि डिप्टी रेंजर का जो पद है ये डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती, ये प्रमोटेड पद है। जैसे कि यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर का जो पद होता है, 3 स्टार जो इंस्पेक्टर होता है, उसकी कोई डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती है ना, वो एक प्रमोटेड पद है। तो जो सब इंस्पेक्टर लगते हैं सिविल पुलिस में, उनको ही आगे प्रमोट किया जाता है। तो डिप्टी रेंजर जो पद है दोस्तों, ये एक प्रमोटेड पद है। तो सीधी बात है कि वन दरोगाओं को ही यहाँ पे प्रमोट किया जाना है। बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद 10-12 साल आप और नौकरी करते हैं तो फिर आप हो जाते हैं रेंजर, प्रॉपर रेंजर हो जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं ना डिप्टी का और इसका क्या सीन है। जैसे एक मुख्यमंत्री हैं अपने और एक डिप्टी मुख्यमंत्री है ना, डिप्टी सीएम है। तो डिप्टी सीएम का काम और मुख्यमंत्री का मेन जो होता है वो रेंजर होता है, लेकिन ये जो होता है वो सहायक एक तरह से, इसको उप रेंजर कहा जाता है ना, उप मुख्यमंत्री उप रेंजर। ठीक है, अच्छा, डिप्टी रेंजर। अब जब यहाँ तक आप रेंजर तक आ जाएंगे तो रेंजर भी 2-4 साल 10-5 साल रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया रेंजर बने अभी 2-4 साल के बाद कुछ और बन गए, डीएफओ बन गए, ऐसा तो नहीं होगा। रेंजर आते आते लगभग आपकी सर्विस भी समाप्त होने की कगार पे आ जाती है, क्योंकि वन दरोगा से डिप्टी रेंजर बनने में ही 10 से 15 साल लग जाते हैं, फिर 10 से 12 साल लग जाते हैं रेंजर। 10 से 12 साल नहीं लगते, फिर समय कम लगता है। डिप्टी रेंजर से रेंजर बनने में लगभग 5 से 7 साल का समय और लगता है। तब तक आप 20 से 25 साल की नौकरी अपनी कर चुके होते हैं। और कोई आदमी अगर 30 साल की उम्र में लगा है तो उसकी तो सर्विस लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है। लेकिन बाद के जो पद हैं फिर, जैसे डीएफओ, वो पद जो हैं फिर वो आयोग से आने शुरू हो जाते हैं। यूपीएससी आयोग से कुछ पद आते हैं और कुछ पद जो है यूपीएससी से आते हैं। तो आयोग वाले पद हैं उन पे इन लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता। लगभग यहाँ तक आते आते चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इसके आगे आप ज़्यादा सोचिए। फिर रेंजर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और सम्मानित पद है ये। ऐसे मान के चलो जैसे कि पुलिस में सीओ का जो पद होता है, सीओ के पद एक गजेटेड अधिकारी होता है, मतलब ये बहुत अच्छी खासी सैलरी वाला अधिकारी होता है ये रेंजर। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी उम्र बचती है, जैसे कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में ही वन दरोगा बन जाता है, तो फिर उसको अगला पद भी ऑफर कर दिया जाता है। फिर वो वहाँ से रिटायर्ड ही होता है, मतलब वो सम्मान के तौर पे उसको दे दिया जाता है। जैसे कोई कांस्टेबल है तो उसको जब वो रिटायर्ड होने वाला होता है तो कुछ दिन के लिए उसको हेड कांस्टेबल या एएसआई बना करके रख देते हैं और कह देते हैं भैया 2 महीने बाद तुम्हारा रिटायरमेंट है। इस तरीके से ये सम्मान के तौर पर दे दिया जाता है। लेकिन अधिकतर जो लोग होते हैं उनको रेंजर तक जाते जाते ही रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे सारे सवाल खत्म हो गए। अन्य सवाल में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको तुलना करते हैं वन दरोगा की और सिविल जो दरोगा होता है उसकी। देखिए, सिविल दरोगा का काम होता है, सिविल का मतलब समाज में रह करके कानून का पालन करना और करवाना। वन दरोगा का जो काम होता है दोस्तों, जो वन के अंतर्गत जो कानून है उसका पालन करना और करवाना, यानी कि वनों से संबंधित काम ही आपको देखने हैं। सिविल से आपका, यानी कि समाज से आपका कोई लेना देना नहीं कि भैया कहीं मर्डर हो गया तो आपको जाना है, कहीं चोरी हो गई कोई रिपोर्ट लिखाने आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो काम आपका है ही नहीं। वो कहाँ जाएगा? सिविल पुलिस के पास जाएगा। ठीक है, तो वन के अंतर्गत, हाँ वन के राजा हैं आप। वन में कोई लकड़ी काट रहा है, पीट पाट दो उसको, है ना, पुलिस पकड़ के उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दो। कोई अवैध खनन कर रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी आपके क्षेत्र में हो रही है जहाँ पर आपकी ड्यूटी है, तो वहाँ के आप राजा। मतलब आपके वन क्षेत्र में अगर कोई गलत पेड़ों को नुकसान पहुँचा रहा है, खनन कर रहा है, या कोई दूसरे तरह की पेड़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पेड़ चुराए जा रहे हैं, पेड़ रात में काटे जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। सिविल में आपका कोई लेना देना नहीं कि 2 लोगों को में झगड़ा हो गया वो आप समझाने जा रहे हैं, वो आपके पास आता ही नहीं है। बात क्लियर हो जाती है। तो ये अलग है और वो अलग है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, अब एक सवाल ये बचा है दोस्तों कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट सर कब तक आ जाएगा?
तो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 12 से 15 फरवरी के बीच में एक रिजल्ट आना है। फिलहाल आयोग में दोस्तों 3 रिजल्ट रडार पे हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर पहले नंबर पे लगा हुआ है। उम्मीद है कि वो 12 से 15 फरवरी के बीच में हो तक, देखिए 15 फरवरी तक एक रिजल्ट तो आपका कन्फर्म आना ही आना है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाए या ASO आ जाए। ASO वाले में थोड़ा सा लोचा हो गया है, मैंने सुना है कि उसमें कुछ एप्लीकेशन वगैरह लड़कों ने लगाई हैं कुछ डिग्री वगैरह को लेकर के। और तीसरे नंबर पे हमारा फॉरेस्ट गार्ड का। तो फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट की संभावना दोस्तों 25 से 28 फरवरी, अगर 25 से 28 फरवरी में नहीं आता है तो मार्च फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट कंफर्म आ जाना है। रिजल्ट अगर जल्दी आ जाता तो मार्च में दोस्तों इसका फिजिकल हो जाता, उस टाइम थोड़ी गर्मी कम होती है मार्च में। अगर अप्रैल और मई में फिजिकल होगा तो लड़के बहुत ज़्यादा बेहोश होंगे फिजिकल करते हुए। क्यों? एक तो चलना, ऊपर से वजन लेकर चलना, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाए। तो आपको फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट के लिए दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा अभी पूरे महीने। आज 8 तारीख है, लगभग आप 20-25 दिन और इंतज़ार करिए, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाए तो फिजिकल आप अपना अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। अभी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करिए, जैसा कि मैंने कट ऑफ में बताया। अगर आपके उतने मार्क्स बन पा रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात। चलिए, तो मुझे लगता है दोस्तों बन दरोगा को लेकर के आपके मन में जो डाउट होंगे वो दूर हो गए होंगे। फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट को लेकर आप ज़्यादा चिंतित ना रहें। इसी महीने के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक लग सकता है, क्योंकि 2 रिजल्ट इससे पहले हैं। बात क्लियर हो जाती है। फिजिकल आप करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप देख रहे थे माही बिग अपडेट चैनल को। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।